नमस्कार दोस्तों। आज हम नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रभाव और उसमें क्या प्रगति हुई है, क्या ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट क्या हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसे आईएएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर जीएस पेपर 1 देखें तो उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, लेकिन उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। जीएस पेपर 2 में जो सरकारी नीतियाँ कार्यक्रम है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। लेकिन जो जीएस पेपर 3 है, उसमें जो मानव संसाधन, सफाई, स्वच्छता, इन सब से रिलेटेड जो बातें होती हैं, तो उसमें संभावना है थोड़ी बहुत प्रश्न पूछे जाने की। नहीं तो प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है, असत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, जानने को मिलेंगी बहुत सारी नई चीज़ें और थोड़ा-सा एनालिसिस पावर डेवलपमेंट होगा। और जितना भी सैनिटेशन या साफ-सफाई, गंगा प्रबंधन, इन सब से रिलेटेड जो बातें हो सकती हैं ऐसे लिखने के लिए, उसमें ये काम आ सकता है। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कान में लीड लगा कर के, और चाहें तो आप कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगा कार्यक्रम नहीं है, ये नमामि गंगे कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। गंगा नदी न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, बल्कि यह देश की 43% से भी ज़्यादा आबादी को आर्थिक सहारा, पानी और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराती है। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया कि 43% से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये आर्थिक सहारा यानी एग्रीकल्चर वो कर सकते हैं, पानी पीने के लिए मिलता है उन्हें और खाद्य सुरक्षा मुहैया होती है। तो खाली गंगा नदी से 43% पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो पहला पॉइंट ये, गंगा देश की सामूहिक चेतना से जुड़ी है, लिहाजा इसे दुनिया की सबसे पवित्र नदी भी माना जा सकता है। चूंकि गंगा भारत की पहचान और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे फिर से स्वच्छ बनाना और पहले की तरह इसका गौरव वापस लाना जरूरी है। गंगा नदी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, हालांकि इसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जहां यह नदी प्रदूषित हो रही है, वहीं कृषि, औद्योगिक और पीने के पानी की ज़रूरतों के लिए इसका अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट नया फिर से मिल गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम केवल गंगा नदी के लिए नहीं है, बल्कि गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसके लिए भी हैं। यानी गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी गई। तो ये जो संस्था है इसका नाम ध्यान रहे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जिसको आईआईटीज बोलते हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मा है, ने मिलकर, यानी 7 आईआईटीज ने मिलकर व्यापक स्तर पर गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बहाल करना और इसके भूजलीय और पारिस्थितिक अखंडता को कायम रखना है। इस वजह से यह पहल गंगा को निर्मल बनाने की पहले की कोशिशों से अलग है। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, ये भी एक कार्यक्रम आपको ध्यान देना चाहिए। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के जरिए इस दिशा में कई मोर्चों पर और कई एजेंसियों के माध्यम से काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, नंबर 1, प्रदूषण को कम करना निर्मल गंगे कार्यक्रम के माध्यम से, पारिस्थितिकी और धारा को सुधारना, तो ये अविरल गंगा कार्यक्रम के माध्यम से। तीसरा, नदी से लोगों के जुड़ाव को मजबूत बनाना,
तो जन गंगा कार्यक्रम के माध्यम से। चौथा, अलग अलग तरह के शोध, वैज्ञानिक मैपिंग और इन चीज़ों के आधार पर नीतियों का निर्माण यानी ज्ञान गंगा। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। निर्मल गंगा प्रदूषण मुक्त करने के लिए, अविरल गंगा पारिस्थितिकी और धारा को सुधारने के लिए, जन गंगा नदी से लोगों के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, और चौथा ज्ञान गंगा जिसमें शोध वैज्ञानिक मैपिंग के माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाना है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। नीतियों के निर्माण, नीतियों को कैसे बनाया जाएगा, उनकी परियोजना का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, नियमित निवेश यानी लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता रहे, वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक जो उसमें अनुसंधान हो सकते हैं, शोध हो सकते हैं, ज्ञान प्रबंधन यानी नॉलेज मैनेजमेंट, संस्थागत विकास यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, बेसिन प्रबंधन के मोर्चे पर समग्र और नए तरीके से काम करने से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्वरूप काफ़ी बेहतर दिखता है। तो इसमें कई सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिसमें से आप फिर से पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। नीतियों का निर्माण, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, नियमित निवेश, वैज्ञानिक शोध, ज्ञान प्रबंधन, संस्थागत विकास, बेसिन प्रबंधन। तो इन सब के समग्र स्वरूप से मिल करके नमामि गंगे कार्यक्रम को सफल बनाने की कवायद चल रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 28,854 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 315 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 130 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और बाकी पर काम चल रहा है। अगर ये वाला हम देखें तो अक्टूबर 2020 तक का ये कैलेंडर डेवलपमेंट हुआ था, अक्टूबर 2020 तक। परियोजनाओं पर अमल की रफ्तार तेज है और इसका खर्च भी कई गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 171 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में बढ़कर 2,673 करोड़ रुपए हो गया है। अब एक एक पॉइंट करके देख लें कि नमामि गंगे कार्यक्रम में क्या क्या नीतियां, क्या क्या प्रगति हुई हैं। जैसा कि आपको बताया कि इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों पर मुख्य रूप से काम किया जाना है। निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा। तो निर्मल गंगा के अंदर में क्या है कि प्रदूषण को कम करने की बात इसमें कही गई है निर्मल गंगा में, और ये चारों चीज़ें नमामि गंगे कार्यक्रम का ही हिस्सा है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक बहुत बड़ा टोकरा है जिसमें निर्मल गंगा, ज्ञान गंगा, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। तो प्रदूषण को कम करने से संबंधित क्या काम हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रदूषण को कम करने से जुड़े उपायों में प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटना शामिल है। इसके तहत शहरों का कचरा, औद्योगिक कचरा, शहरों का ठोस कचरा, गांवों की सफाई, खुले में शौच, खेती से जुड़े अपशिष्ट, लाशों को जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण आदि से निपटने की बात है। आप जान रहे हैं कि कोरोना काल में कुछ लाशें भी गंगा में आप शव वगैरह देख रहे हैं। अब इससे संबंधित क्या बातें हैं उसको हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि शव से संबंधित क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या इसमें किया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि गंगा जो है हिंदुओं की पवित्र नदी, उसको माँ गंगा की संज्ञा दी जाती है। तो उसमें कभी कभी होता है कि शव को भी प्रवाहित किया जाता है, अपवाहित कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें डाल दिया जाता है, माँ गंगा को समर्पित कर दिया जाता है। अब ये तो एक आस्था का विषय है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि इससे जो माँ गंगा जो नदी का पानी है ये थोड़ा सा प्रदूषित हो सकता है और शायद इससे जन स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो खैर इससे संबंधित हम अन्य वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम निर्मल गंगा के बारे में जाने पहले तो इसमें शव से संबंधित भी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर के पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त करना निर्मल गंगा है,
जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम का हिस्सा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहला, सीवेज यानी जो नाले होते हैं, नाला, उससे जुड़ी आधारभूत संरचना, उसमें क्या विकास है? गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत शहरों का बिना ट्रीटमेंट वाला कचरा है। नॉन ट्रीटमेंट जो गार्बेज हैं शहरों के, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नाला, सीवेज, इन सब से आता है गंदा पानी, उससे नदी प्रदूषित होती है। बिना ट्रीटमेंट वाले कचरे को गंगा नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना तैयार करना बेहद ज़रूरी है। यानी इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसके बिना निर्मल धारा का लक्ष्य हासिल करना असंभव है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज से जो नॉन ट्रीटमेंट पानी आएगा, गंदा पानी आएगा, कचरा आएगा, तो वो जाहिर सी बात है पानी में मिलेगा और उसको प्रदूषित कर देगा पूरी तरीके से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि औद्योगिक कचरा, शहरों के कचरे जो है नदी में न अपवाहित किए जाएं। नमामि गंगे के तहत कुल 151 सीवेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ताकि गंगा बेसिन में ट्रीटमेंट क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस अभियान के तहत पुरानी आधारभूत संरचना का आकलन किया गया है, ताकि जहां भी संभव हो इस व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। यानी अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इससे संबंधित है जो कि पुराने हो चुके हैं, तो उसका भी कह लें कि पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना बनाना या नई संरचना बनाना, जिसमें 151 सीवेज परियोजना शामिल तो है ही। नमामि गंगे के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध होने से गंगा के शुद्धिकरण के लिए व्यापक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद मिली। पहले रेखा चित्र में इस मिशन के तहत काम की रफ्तार के बारे में पता चलता है। इस मिशन में सीवेज की ट्रीटमेंट क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ट्रीटमेंट क्षमता जो है, सीवेज की ट्रीटमेंट क्षमता, इसको बढ़ाने की बात कही गई है। इस सिलसिले में न सिर्फ परियोजनाओं की संख्या 28 से बढ़ाकर 151 हो गई है, बल्कि ट्रीटमेंट क्षमता में भी 468 MLD के स्तर से तकरीबन 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कुल 51 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। कब? अक्टूबर 2020 तक। गंगा के मुख्य इलाकों में अब 2100 MLD की ट्रीटमेंट क्षमता मौजूद है, जबकि गंगा से जुड़े 97 शहरों में कुल 2950 MLD कचरा पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि निर्मल गंगा बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण बहुत आवश्यक है, जिसमें जो औद्योगिक कचरा या शहरों के कचरा है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने चाहिए, और उसकी आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा हो सकता है उसको बनाया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें यह है। गंगा नदी में गिरने वाले 80 से भी ज़्यादा प्रमुख नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुराने और नए दोनों तरीके के, तक पहुंचाया गया है। यानी 80 बड़े साइज वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए हरिद्वार के कसावन नाले, ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर नाले और कानपुर के सीसामऊ नाले का 140 MLD कचरा अब गंगा नदी में नहीं गिर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र की सभी परियोजनाओं समेत उत्तराखंड के ज़्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुके हैं। प्रयागराज इलाके में भी सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इंतज़ाम कर दिया गया है। वाराणसी में 140 MLD वाला दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 120 MLD का गोईथा प्लांट और 50 MLD वाला रमना प्लांट इस साल तैयार हो जाएगा, यानी 2020 में तैयार हो चुका होगा। बिहार में ट्रीटमेंट क्षमता में 10 गुना बढ़ोतरी की जा रही है।
यानी इसे 60 mld से बढ़ाकर 650 mld करने की बात है। गंगा नदी दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड वाले इलाके को, मतलब वो सब ट्रिब्यूटरी वगैरह वो सब मिलती हैं। झारखंड को एज सच ज़्यादा नहीं छूता, मतलब नहीं ही छूता है झारखंड को, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह वो सब आती हैं झारखंड से, कुछ नदियाँ आती हैं उसमें मिलती हैं। तो पूरे, चूँकि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है पूरे ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग गंगा को स्वच्छ करने से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वो भी शामिल होता ही है। झारखंड में भी इससे जुड़ा काम तकरीबन पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल भी इससे जुड़ा काम तकरीबन, पश्चिम बंगाल की कुछ परियोजनाओं पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए परियोजना लागत में 15 साल तक के लिए संचालन और रखरखाव के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम शुरू किया गया है। इसमें 40% पूंजीगत खर्च का भुगतान निर्माण के दौरान किया जाएगा और बाकी 60% का भुगतान संचालन और रखरखाव के लिए अलग भुगतान के तहत किया जाएगा। इसके लिए 15 साल तक हर साल ब्याज के साथ रकम दी जाएगी। तो ये सब इसके प्रोसेस हैं, कैसे कैसे किया जाएगा, आप खाली इसको सुन ले, ज़्यादा ध्यान इसको रखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इतना है कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने चाहिए, जो कि झारखंड में, बिहार में, यहाँ सब बन रहा है, उस पर काम चल रहा है, डेवलपमेंट आगे बढ़ रही हैं। और जो कुछ 80 बड़े सीवेज नाले थे उन पर प्रबंधन वाले काम भी चल रहे हैं। तो आपको खाली इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है बस, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आप चाहे तो पूरा विद्वान बने तो कोई बात नहीं। इसका मकसद काम के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पुनर्वास और 15 साल तक संचालन और रखरखाव के प्रावधान के लिए एकीकरण के जरिए एक शहर एक संचालक का फार्मूला अपनाया गया है। तो ये पहला है निर्मल गंगा से जुड़ी बात कि सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण आवश्यक है। दूसरा क्या जरूरी है? मल युक्त गाद प्रबंधन। निर्मल गंगा यानी प्रदूषण से मुक्त नदी बनाने के लिए पहला तो हो गया सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण, और दूसरा है मल युक्त गाद प्रबंधन। सीवेज प्रणाली को बेहतर बनाने में हमारे शहरों के मौजूदा ढांचे की वजह से भी चुनौतियां सामने आती हैं। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ समाधानों को विकसित करने के लिए मलयुक्त गाद का ट्रीटमेंट एक बेहतर विकल्प है। मलयुक्त गाद प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं जैसे CSE और दूसरा ASCI, ये दोनों राज्य और शहरी नगर निकाय इकाइयों की क्षमता विकसित करने में जुटी है। सरकार मलयुक्त गाद के लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने सभी निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में ऐसे गाद के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रावधान करने का फैसला किया है। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो सकते हैं उसको स्थापित करना। निर्मल गंगा के लिए दूसरी आवश्यक चीज़ है मलयुक्त गाद का प्रबंधन करना। तीसरी चीज़ है औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण। चौथा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पांचवा, गांवों में स्वच्छता। छठा, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इन 6 चीज़ पे काम होगा तो निर्मल गंगा का उद्देश्य पूरा होगा। तो तीसरा जो औद्योगिक प्रदूषण है उससे संबंधित क्या डेवलपमेंट है? गंगा में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले तमाम उद्योगों की पहचान की गई है। साथ ही IIT,
NEREINIT जैसे स्वतंत्र संस्थानों की सालाना निगरानी की वजह से बड़े स्तर पर उद्योग जगत जरूरी नियमों का पालन कर रहा है। कानपुर के जाजमढ़ टैनरी क्लस्टर में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा है। इससे लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। हरित तकनीक को बढ़ावा देने यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, कचरे का उत्पादन घटाने आदि के मकसद से अलग अलग उद्योगों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इससे कई उद्योगों में प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है। कागज और लुगदी उद्योग में काली शराब जैसा रासायनिक कचरा निकलना बंद हो गया है। इसके अलावा निगरानी का ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार किया गया है। सहायक और छोटे उद्योगों में भी इसी तरह का तौर तरीका अपनाया जा रहा है। निर्मल गंगा बनाने के लिए चौथा क्या किया जाना चाहिए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका भी मैनेजमेंट आवश्यक है निर्मल गंगा बनाने के लिए। ठोस अपशिष्ट या कहें कचरा प्रदूषण का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम है। इस अभियान में घाटों पर और नदी के आसपास मौजूद ठोस कचरे से निपटने पर फोकस किया गया है। इसके तहत नदी के किनारे नियमित तौर पर सफाई, ठोस कचरे का इकट्ठा करने के लिए स्क्रीन या फिल्टर लगाना, एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी यानी जिसको सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बोलते हैं, और तीसरे पक्षों द्वारा नियमित तौर पर निगरानी जैसे उपाय किए जा रहे हैं। अहम जगहों पर जमीन की सफाई के लिए मशीन भी लगाई गई है। हरिद्वार, कानपुर, बिथुर, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और वाराणसी में घाटों की सफाई के लिए परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। अगला क्या किया जाना चाहिए निर्मल गंगा के लिए? गांवों में स्वच्छता भी आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे बसे 4,465 गांवों में, तो गंगा किनारे कितने गांव बसे हैं? 4,465 गांवों में तकरीबन 11 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन गांवों को पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं, ताकि वो ठोस कचरा ना निकले और जो मल हो सकते हैं, मानव मल, वो गंगा में प्रवाहित ना हो। तो इसके लिए गंगा के किनारे जितने भी 4,000 से ज़्यादा गांव थे, 4,500 के आसपास, तो उसमें शौचालय का निर्माण करा दिया गया करीब 11 लाख घरों में। तो गंगा के आसपास के गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन की प्राथमिकता है। छठा काम क्या किया जाना चाहिए निर्मल गंगा बनाने के लिए? कि पानी की गुणवत्ता में सुधार हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 97 मैनुअल स्टेशनों के जरिए गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है। भारत में पहली बार वास्तविक समय में पानी की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी प्रणाली पेश की गई है। गंगा के आसपास मौजूद 36 स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है और 40 और ऐसे स्टेशनों के निर्माण पर काम चल रहा है। इसके अलावा सामुदायिक निगरानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता में सुधार के जरिए इस कार्यक्रम का असर देखा जा सकता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन, जिसको DO बोलते हैं, पानी में घुलित ऑक्सीजन DO की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पानी में घुलित ऑक्सीजन, जिसको DO कहते हैं, उसकी मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और गंगा नदी का पानी अब इस मानक को पूरा कर रहा है। साथ ही जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD के स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई स्टेशनों पर यह मानक स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम दिख रहा है। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में भी पानी की बेहतर गुणवत्ता देखने को मिली। तो निर्मल गंगा बनाने के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए? देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम में 4 चीज़ें हैं: निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा
और ज्ञान गंगा। निर्मल गंगा बनाने के लिए कुछ चीज़ें करनी आवश्यक हैं, जैसे सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण, दूसरा मलयुक्त गाद प्रबंधन, तीसरा औद्योगिक प्रदूषण, चौथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पांचवा गांवों में स्वच्छता और छठा पानी की गुणवत्ता। अगला है अविरल गंगा। अविरल गंगा मतलब पारिस्थितिकी और प्रवाह से संबंधित, यानी धारा बहती रहे। अविरल गंगा। गंगा की धारा के कमजोर होने से पारिस्थितिकी मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है। लंबी अवधि में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। तेज धारा किसी नदी के लिए अनिवार्य शर्त है। तेज धारा किसी नदी के लिए अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत धारा को बेहतर बनाने और पारिस्थितिकी स्तर पर सुधार के लिए भी काम किया जा रहा है। तो कौन कौन से काम किए जा रहे हैं? नंबर 1, पारिस्थितिकी प्रवाह, 2, आर्द्रभूमि वेटलैंड से संबंधित काम, वनीकरण, चौथा जैव विविधता का संरक्षण, पांचवा सतत खेती, छठा छोटी नदियों का पुनरुद्धार। तो अविरल गंगा बनाने के लिए पारिस्थितिकी प्रवाह के बारे में क्या है? तो गंगा नदी के लिए पारिस्थितिकी प्रवाह के सिलसिले में पहली बार अक्टूबर 2018 में सरकारी अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत पानी के मामले में औपचारिक तौर पर नदी का अधिकार स्थापित किया गया। नदी की सेहत के लिए इसके दीर्घकालिक मायने हैं। यह पहल नदियों के पुनरुद्धार से संबंधित अध्ययन का प्रमुख हिस्सा है। साथ ही यमुना, रामगंगा आदि दूसरी नदियों के लिए भी इस सिलसिले में अध्ययन हो रहे हैं। दूसरा काम आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड। इसमें गंगा की निर्मलता, अविरलता के साथ साथ अर्थव्यवस्था, भूजल, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ पर्यटन, जैव विविधता के लिए भी नदी के आसपास आर्द्र भूमि का होना जरूरी है। ऐसी ज़मीन के संरक्षण के लिए स्वच्छ गंगा मिशन या नमामि गंगे मिशन काम कर रहा है। शहरी इलाकों में इससे संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं और बाढ़ क्षेत्र के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एकीकृत प्रबंधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 226 ऐसे क्षेत्र विकसित करने का काम चल रहा है। ये क्षेत्र गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। तीसरा वनीकरण यानी फॉरेस्टेशन इसको बोल सकते हैं हम। गंगा से जुड़े पूरे इलाकों में पहली बार जंगल लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना तैयार कर इसे लागू किया गया। इस योजना को वन शोध संस्थान ने तैयार किया। इसे मॉडल मानते हुए वन और पर्यावरण मंत्रालय देश की 13 नदियों के लिए इसी तरह की योजना तैयार करने में जुटा है। तो वनीकरण करेंगे तब भी अविरल गंगा होगा। वनीकरण करने से क्या है कि मृदा अपरदन, जो सॉइल इरोजन होता है, वो बचेगा, जिससे जाहिर सी बात है कि गंगा का बहाव सही तरीके से होगा या किसी भी नदी का बहाव सही तरीके से होगा। क्योंकि जब इरोजन होता है तो बहुत सारे गाद जो हैं उसमें भर जाते हैं। भर जाने से क्या, बाढ़ आ जाएगी तो बहेगी नहीं ठीक से नदी, और नदियों का सतत और तेज प्रवाह आवश्यक है। चौथा, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तब अविरल गंगा यानी बहती धारा को प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए गंगा से सटे इलाकों में जैव विविधता यानी जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसके ठिकानों की पहचान और वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न प्रजातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर एक व्यापक परियोजना पर अमल किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन के लिए कैंपेन शुरू किया, जिसके बाद डॉल्फिन परियोजना का ऐलान हुआ। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर मछलियों और उसके संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अविरल गंगा को प्राप्त करने के लिए अगला काम क्या हो सकता है कि सतत खेती, सतत यानी सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खेती के साथ साथ औषधीय गुणों वाले पौधों को लगाए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा नदी के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती करने,
जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, करने का संकल्प व्यक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में औषधीय पौधे लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल हाईवेज के किनारे जो है औषधीय गुण वाले पौधों को लगाने की बात भी किए थे। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधीय पौधारोपण बोर्ड गंगा के किनारे औषधीय यानी हर्बल प्लांट गलियारा विकसित करने पर विचार कर रहा है। अविरल गंगा को प्राप्त करने के लिए छोटी नदियों का पुनरुद्धार भी आवश्यक है। इसके तहत जिला स्तर पर छोटी नदियों की सूची तैयार कर मनरेगा की मदद से उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। अविरल और निर्मल गंगा के लिए छोटी नदियों का पुनरुद्धार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमामि गंगे कार्यक्रम का तीसरा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो है जन गंगा, यानी लोगों को नदी से जुड़ाव की भावना हो, वो सांस्कृतिक रूप से गंगा को अपनी माँ माने और उसका सम्मान करें, उसकी स्वच्छता का ख्याल रखें। इसके लिए क्या क्या काम किए जाने आवश्यक हैं या क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उसमें पहला है घाट और शवदाह गृह बनाना, दूसरा जन भागीदारी, तीसरा गंगा आमंत्रण अभियान, चौथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, पांचवा गंगा क्वेस्ट, छठा स्वच्छ गंगा फंड। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जन गंगा है, नदी का पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। ये अचानक से की जाने वाली काम नहीं है, एक सतत प्रक्रिया, लगातार काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि एक बार साफ होने के बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा गंगा नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। तो इसलिए सतत प्रक्रिया है। लोगों से नदी के जुड़ाव को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि वे इस दिशा में चल रहे अभियानों से जोड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। नमामि गंगे मिशन इसकी अहमियत को समझता है और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं, जिसमें पहला है घाट और शवदाह गृह। इसमें गंगा नदी से लोगों का रिश्ता कायम करने में इन दोनों चीज़ों की अहम भूमिका है। अतः स्वच्छता और सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। पटना और हरिद्वार में नदी के किनारे पहले ही 138 घाट और 38 शवदाह गृह बनाए जा चुके हैं। दूसरा, जन भागीदारी के माध्यम से हम जन गंगा को अचीव कर सकते हैं। इसमें समुदाय और संबंधित पक्षों से जुड़े समूह भी बनाए गए हैं, जैसे कि गंगा विचार मंच, गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, NYK गंगा दूत, गंगा मित्र, पूर्व सैन्य कर्मियों वाला गंगा टास्क फोर्स, NCC, NSS आदि। ये समूह लोगों से जोड़ने के लिए नियमित तौर पर गतिविधियां चलाते रहते हैं। तो ये जन भागीदारी है। अगला, गंगा आमंत्रण अभियान। पिछले साल यानी कि 2019 में 35 दिनों की राफ्टिंग यानी नाव यात्रा के जरिए यह अभियान चलाया गया, गंगा आमंत्रण अभियान। देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक रोमांचक खेल के जरिए लोगों को जोड़ने का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था। पर्वतारोही बछेंद्री पाल की अगुवाई में साल 2018 में भी हरिद्वार से लेकर पटना तक नाव यात्रा आयोजित की गई थी। जनगंगा के लिए यानी ये खेल क्रीड़ा ये सब चीज़ होता है, तो ये भी ज़रूरी है ताकि मतलब लोगों का एक जुड़ाव महसूस हो गंगा के साथ। अगला क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसमें युवाओं और अन्य लोगों को गंगा सफाई अभियान से जोड़ने के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित करते हैं, जैसे ग्रेट गंगा रन मैराथन। इसमें तकरीबन 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही नदी के तट पर नियमित तौर पर सफाई अभियान भी चलाया जाता है। अगला, गंगा क्वेस्ट। लॉकडाउन के दौरान गंगा पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया ताकि स्कूल कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। इस क्विज में लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और कुल 11.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही अलग अलग समूह के लोगों से जोड़ने के लिए गंगा उत्सव
गंगा बाल मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो ये भी जनगंगा यानी लोगों का गंगा से जुड़ाव के लिए अच्छा पहल है। अगला स्वच्छ गंगा फंड भी बनाया गया है, जिसे क्लीन गंगा फंड कह सकते हैं। इसमें लोग और कंपनियां गंगा की बेहतरी के लिए दान दे सकते हैं। साथ ही इसके तहत गंगा से जुड़ी खास परियोजनाओं पर भी काम करने की अनुमति होगी। तो जन गंगा के लिए ये 6 काम किए गए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को सिद्ध करने के लिए जो चौथा सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है ज्ञान गंगा। इसमें शोध, नीति और ज्ञान प्रबंधन करके हम गंगा की सफाई कैसे कर सकते हैं, इस पर बल दिया जाता है। इस मिशन में ठोस प्रमाणों पर आधारित नीतिगत फैसलों और वैज्ञानिक शोध पर आधारित डाटा और जानकारी को प्राथमिकता दी गई है। इसकी शुरुआत व्यापक बेसिन प्रबंधन योजना से हुई, जिसे आईआईटी के कई संस्थानों ने मिलकर तैयार किया। इसके बाद आईआईटी कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया। इससे जुड़ी कुछ पहल इस तरीके से हैं, जैसे कि पहला है लिडार मैपिंग, दूसरा माइक्रोबियल यानी सूक्ष्मजीव विविधता मैपिंग, तीसरा सांस्कृतिक मैपिंग, चौथा जलवायु परिदृश्य मैपिंग, पांचवा झरनों का पुनरुद्धार, छठा एक्वीफर मैपिंग, सातवां नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए नियोजन का नया मॉडल, आठवां नदी घाटी प्रबंधन, नौवां अर्थ गंगा। तो एक एक करके हम देख लें इसमें कि ज्ञान गंगा में पहला है लिडार मैपिंग। लिडार LIDAR का इस्तेमाल करके गंगा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में ऊंचे रिजोल्यूशन वाले DEM और GIS डाटाबेस तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक परियोजना पर काम चल रहा है। इससे पहली बार जल निकासी और नदी से सटे मौजूद इलाके आदि के लिए अहम डाटा उपलब्ध हो सकेगा और परियोजना बनाने, उसकी निगरानी, नियमन आदि की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। दूसरा ज्ञान गंगा के लिए है माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव विविधता मैपिंग करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत CSIR और NEERI के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता और गाद का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का मकसद गंगा नदी की खास खूबियों और माइक्रोबियल विविधता पर मानवीय गतिविधियों के असर को समझना है। अगला है सांस्कृतिक मैपिंग, जिसको कल्चरल मैपिंग हम बोल सकते हैं। इसमें गैर लाभकारी संस्था यानी कि NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, INTACH, INTACH बोल सकते हैं इसको, ने गंगा से जुड़ी प्राकृतिक और अन्य तरह की विरासत की सांस्कृतिक मैपिंग का जिम्मा उठाया है। तो इसका नाम है INTACH नाम का NGO है, वो कल्चरल मैपिंग का जिम्मा उठाया है। इससे न सिर्फ गंगा की समृद्ध विरासत का संरक्षण मुमकिन होगा, बल्कि पर्यटन के विकास साथ साथ आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। अगला हो सकता है जलवायु परिदृश्य मैपिंग। गंगा सिंधु क्षेत्र के मैदानी इलाकों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में बेहतर तरीके से समझने और वैज्ञानिक तरीके से आकलन के लिए मिशन IIT दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि इस इलाके में लंबी अवधि में जलवायु परिदृश्य कैसा रह सकता है। ज्ञान गंगा के लिए अगला जो प्रोग्राम हो सकता है वो है झरनों का पुनरुद्धार। झरना जो होते हैं, नमामि गंगे अभियान के तहत IIT रुड़की और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से झरनों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं का मकसद जमीन के इस्तेमाल में बदलाव या प्राकृतिक अवक्षेपण के असर का आकलन करना और पुनरुद्धार के लिए झरने के स्रोतों का पता लगाना है। यह हिमालय क्षेत्र के झरनों के पुनरुद्धार से जुड़े नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम का आधार बन सकता है। ज्ञान गंगा के लिए अगला है एक्वीफर मैपिंग, यानी जलीय चट्टानी परत जो है उसका मैपिंग करना। इसके लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय भूभौतिकीय शोध संस्थान के साथ मिलकर एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का फोकस कौशाम्बी कानपुर के दायरे में गंगा यमुना दोआब वाले इलाकों में
मृत प्राय हो चुकी धाराओं पर फोकस करना है। इससे गर्मियों में भी गंगा नदी का प्रवाह बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। ज्ञान गंगा के लिए अगला, नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए नियोजन यानी कि डेवलपमेंट का क्या मॉडल हो सकता है, उसकी प्लानिंग करना। शहरी नियोजन में नदी की सेहत को बेहतर बनाए रखने और एकीकृत शहरी जल प्रबंधन के लिए ढांचा विकसित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान की मदद ली जा रही है। कानपुर के लिए नवोन्मेषी शहरी नदी प्रबंधन योजना का ढांचा विकसित किया जा रहा है। नदी घाटी प्रबंधन, ये अगला हो सकता है ज्ञान प्रबंधन, ज्ञान गंगा के लिए नदी घाटी का प्रबंधन करना, यानी कि रिवर वैले मैनेजमेंट। इसके लिए ज्ञान और तकनीक यानी नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, ई फ्लो आकलन और नालों के परिशोधित पानी के फिर से इस्तेमाल से जुड़ी नीति बनाने के मकसद से नमामि गंगे मिशन अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत यूरोपीय संघ, जल पार्टनरशिप और जर्मनी से भी मदद ली जा रही है। अगला हो सकता है अर्थ गंगा, ताकि ज्ञान गंगा को प्राप्त किया जा सके। अर्थ गंगा, नमामि गंगे के तहत अब अर्थ गंगा मॉडल विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। इसमें गंगा से जुड़े इलाकों में आर्थिक विकास को पर्यावरण संबंधी सुधार और गंगा के पुनरुद्धार से जोड़ने की बात है। यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं। सबसे जो विकेंद्रीकृत तरीका है वो जिला गंगा समिति बनाया गया है। फिर SMCG, उसके नीचे NMCG, यानी कि स्टेट का गंगा समिति, राष्ट्रीय गंगा समिति और जिला गंगा समिति, यानी विकेंद्रीकृत तरीका है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गंगा विचार मंच बनाना, गंगा टास्क फोर्स, गंगा प्रहरी, ये सब चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये सारी चीज़ें मिल करके ज्ञान गंगा, जन गंगा, अविरल गंगा, तो इन सबको सही तरीके से करने के लिए ये कुछ संस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो लॉकडाउन के दौरान हम सब ने देखा कि अगर मानवीय गतिविधियां नियंत्रित हो जाएं तो प्रकृति को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। इसका सबक यह है कि हमारे पास बेहतर नियमन होना चाहिए। साथ ही हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए काम करना जारी रखना होगा, क्योंकि नियामकीय तरीके से सब कुछ हासिल करना संभव नहीं है। बदलाव के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम शर्त है। सतत विकास की अवधारणा शहरी विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़े 2030 के एजेंडे पर अमल के लिए गंगा का पुनरुद्धार बेहद अहम है। नमामि गंगे ने नदी के पुनरुद्धार के लिए ढांचा विकसित किया है, जिसे कुछ और नदियों के लिए भी आजमाया जा रहा है। गंगा करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। गंगा से लोगों का यह जुड़ाव प्राचीन काल से ही रहा है। बहरहाल गंगा सभी नदियों का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ तक कि कई दूसरी नदियों धाराओं के नाम से भी गंगा शामिल है। गंगा हमेशा से लोगों को एकजुट करने वाली ताकत रही है और आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। इसके पुनरुद्धार में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है और सभी लोगों को इसके पुनरुद्धार की ज़रूरत भी है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा करें। आगे हम कुछ और मुद्दों पर भी डिस्कशन करेंगे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो जीएस के ये सारे चीज़ें हो सकती हैं, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन या सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आपको वीडियोस प्राप्त हो सकें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।